नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी कैबिनेट ने संगम में लगाया आस्था की डुबकी। भव्य दिव्य महाकुंभ त्रिवेणी में कैबिनेट ने किया स्नान। महाकुंभ में दिखी अद्भुत छटा। महाकुंभ के बीच प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर। प्रयागराज में गंगा पर बनेगा पुल। अरेल में भी फ्लाईओवर को मंजूरी। महाकुंभ मेला क्षेत्र कैबिनेट बैठक पर सियासत गरमाई। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। महाकुंभ में राजनीति करने का लगाया आरोप। केशव बोले अखिलेश यादव मानसिक बीमार। पीएम मोदी 5 फरवरी को आएंगे महाकुंभ। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 10 को राष्ट्रपति मुर्मू आएंगी। शाह अफसरों संग करेंगे बैठक। मेरठ एसटीएफ इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान थमी सांसें। मामले में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार। मुठभेड़ के दौरान लगी थी 3 गोलियां। और उन्नाव में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरफ्तार। आरोपी से 55 फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। लखनऊ के रहने वाले आरोपी अभिषेक गुप्ता को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां कॉलोनी के साथ बाउंड्री वॉल बनाना भूला है एलडीए। मानसरोवर योजना में बाउंड्री वॉल न होने से लोग परेशान हैं। योजना में बने 80 फ्लैट सुरक्षा को नदारद। इन 80 फ्लैटों में जो सुरक्षा बाउंड्री होती है वो नदारद है। एलडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कॉलोनी के बासिंदों पर यह लापरवाही अब भारी पड़ती नजर आ रही है। हमेशा चारों ओर आवारा पशुओं का और चोरों का भय इन वासिंदों को रहता है। आवंटी लगातार बाउंड्री वॉल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। वहीं एमएलए राजेश्वर सिंह की पैरवी जो थी वो भी निरर्थक साबित होती नजर आ रही है। भाजपा विधायक लिख चुके हैं एलडीए वीसी को पत्र। शहीद पथ स्थित है एलडीए की मानसरोवर योजना। सुलभ आवास आवंटियों को नहीं मिल पा रही है यह सुविधा। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं मानसरोवर योजना के आवंटियों को जो ये फ्लैट में आवंटी है, इनको बाउंड्री वॉल की सुविधा नहीं मिल पा रही। आवारा जानवरों चोरों का आतंक लगातार इनको इसका डर सताता रहता है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं सीतापुर से। अगली अहम खबर, जहां सांसद राकेश राठौर मामले की सुनवाई टली है। गैंगरेप केस में जमानत पर होनी थी सुनवाई, जो अब टल चुकी है। सांसद के वकील ने 1 दिन का समय मांगा था। केस डायरी न उपलब्ध होने से अटकी है सुनवाई। पुलिस ने नहीं पेश की है विवेचना की केस डायरी। एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 जनवरी को दी अगली डेट। मजिस्ट्रेट दिनेश नागर अगली डेट पर करेंगे सुनवाई। वकीलों की बहस के बाद कल फिर होगी सुनवाई। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 जनवरी की अगली तारीख दी है। मजिस्ट्रेट दिनेश नागर अगली डेट पर सुनवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर, जहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 100 पेड़ कटवाए हैं भूमाफियाओं ने। मनमाने ढंग से भूमाफियाओं ने आम के हरे पेड़ कटवाए हैं। अलग अलग स्थानों पर लगातार ये हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। शिकायत पर वन विभाग ने जांच पड़ताल शुरू की है। वहीं पेड़ों के कटान से जानबूझकर अनजान बनी रही है स्थानीय पुलिस। देहात थाना क्षेत्र स्थित काठ रोड का यह पूरा मामला है। तो हरे भरे आम के पेड़ों को काटा जा रहा है। मनमाने ढंग से भूमाफियाओं ने आम के हरे पेड़ काट डाले हैं। अलग अलग स्थानों पर ये हरे आम के पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। 100 से अधिक पेड़ों को काटा गया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। फतेहपुर से अगली अहम खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। मिठाई की दुकान में फंदे से लटका मिला है 100। पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मिठाई की दुकान में कई माह से ये काम कर रहा था। आरोप के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें गाजीपुर थाना व कस्बे का है ये पूरा मामला। तो मिठाई की दुकान पर कई माह से काम कर रहा था। मिठाई की दुकान में फंदे से लटका मिला है 100। पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।
आरोप के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। गाजीपुर थाना व कस्बे का है ये पूरा मामला। तो फतेहपुर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। महाकुंभ में बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। ये खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाकुंभ में बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें प्रयागराज हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल, संगम के पास अरेल में भी एक समानांतर पुल को मंजूरी दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी मिली है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज के साथ ही कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार, मध्य प्रदेश की सीमा रीवा तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार रीवा तक किया जाएगा। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। योगी मंत्रिमंडल का त्रिवेणी में स्नान, संगम में डुबकी, लोक कल्याण की कामना। अद्भुत भव्य महाकुंभ में योगी सरकार धर्म, संस्कृति और आस्था का दिया संदेश। महाकुंभ भारतीय संस्कृति की दिव्यता, महाकुंभ सनातन संस्कृति का वैश्विक संदेश। त्रिवेणी माधवन सोमम भारद्वाज च वासुकिमम वंदे छैवटम शेषं प्रयाग तीर्थनायकम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में पावन डुबकी लगाकर समूचे विश्व के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने संगम स्नान को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक बताते हुए कहा है कि यह स्नान आत्मिक शांति, धार्मिक समर्पण और समाज कल्याण का संदेश देता है। त्रिवेणी संगम का स्नान केवल व्यक्तिगत शुद्धि नहीं बल्कि समग्र लोक कल्याण का आवाहन है। महाकुंभ 2025 के इस दिव्य आयोजन में दुनिया भर से करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं। यह स्नान धर्म, संस्कृति और आस्था का संदेश देता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि लोक कल्याण और आत्म शुद्धि का पवित्र आवाहन भी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति की दिव्यता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। संगम स्नान से जनमानस को यह संदेश मिलता है कि धर्म और संस्कृति की शक्ति से जीवन में शुद्धता और समृद्धि लाई जा सकती है। त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थल है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि का केंद्र माना जाता है। शास्त्रों में संगम स्नान को सभी पापों से मुक्त करने और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने सबसे पहले अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मोटरबोट के माध्यम से संगम पहुंचकर विधिवत मंत्रोच्चार और हवन के साथ स्नान संपन्न किया। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सहित सभी 21 मंत्रियों और बाकी स्वतंत्र प्रभाव वाले और राज्य मंत्रियों ने विधिवत संगम में स्नान और पूजन किया। यत्र गड्गा च यमुना सरस्वती च पुण्यदा स्नानेन तत्र तीर्थे मोक्ष स्यात् सुखमात्मना। अर्थात जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है वहाँ स्नान करने से आत्मा को मोक्ष और शांति मिलती है। समस्त मंत्रिमंडल ने इसी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान कर पूरी दुनिया को संदेश दिया। यह न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक बना बल्कि जनमानस को आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करने का भी अवसर बना, जिससे लोक कल्याण
और विश्व शांति का भी संदेश दिया। योगी सरकार में यह दूसरा अवसर है जब पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ संगम में स्नान किया। इससे पहले 2019 में भी तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित कुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक का भी आयोजन किया। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया। यह बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में आयोजित की गई, जहां 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए अरैल में बैठक करने का फैसला लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहाँ पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेस हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। और इस बीच सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। कपिल मिश्रा जो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं आप सबसे यह निवेदन करने के लिए भी आया हूं कि जब उत्तराखंड की भांति दिल्ली में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी
तो करावल नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश में, दिल्ली में दुगनी गति से काम तेजी से आगे बढ़ेगा, विकास आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी, गति बढ़ेगी, प्रगति होगी। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है और उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क निर्माण और सेना के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, मैं कह सकता हूं इतनी बड़े विशाल जन सैलाब, जन समुद्र के समक्ष कि न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी भविष्य में इस प्रकार से होगा। मोदी सरकार ने दिल्ली में 41,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनवाई हैं, 15,000 करोड़ रुपए के रेलवे कार्य किए हैं, एयरपोर्ट और उससे जुड़ी हुई अनेक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, द्वारिका एक्सप्रेस वे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो या प्रति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर हो, हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सभी विश्व स्तरीय देश की सड़कें राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम कर रही है। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का लगाव है। कोई हरिद्वार आता है, कोई ऋषिकेश आता है, कोई चार धाम आता है, कोई आदि कैलाश जाता है, जागेश्वर धाम जाता है, कोई मां पूर्णागिरी जाता है। प्रत्येक वर्ष दिल्ली और उत्तराखंड एक दूसरे से मिले होते हैं। या कांवड़ यात्रा में मैं देखता हूं बड़ी संख्या में हमारे दिल्ली और आसपास के लोग कांवड़ यात्री वहां आते हैं। भाइयों बहनों, आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जो आज हवाई सेवा दिन में कई सारे चक्कर मारती है, आने वाले समय में यह हवाई सेवा बहुत कम हो जाने वाली है। अब आप कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसको बंद करने वाली है। कपिल जी, नंद किशोर जी, आप भी थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे आखिर ऐसा मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जहां इतने सारे एक्सप्रेस वे बने, वहीं देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून भी एक एक्सप्रेस रोड का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। उसका काम अंतिम चरण में है, मेरठ तक उसका काम संपन्न हो गया है और ये जब काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, तो आप हवाई यात्रा करना पसंद करेंगे कि आप सड़क मार्ग से जाना चाहेंगे? क्यों भाई? हवाई सेवा भी करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन सड़क से अब आपको 2 से 2.5 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ आज 30,000 करोड़ रुपए लागत से दिल्ली मेरठ RRTS रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां एक और मोदी सरकार दिल्ली में PM उदय योजना के अंतर्गत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। वहीं दूसरी ओर स्वनिधि योजना से दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोरोना महामारी के समय में शुरू की गई थी, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। आज पूरा देश आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त में इलाज हो रहा है। भाइयों बहनों, लेकिन अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पहली सरकार बनने के बाद पहला फैसला कोई होने वाला है तो दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा भाइयों बहनों? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो नकारी भी है और भ्रष्ट भी है और जो इस योजना को गरीब लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है। मोदी जी चाहते हैं हर गरीब को इलाज मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, अभी धन्वंतरी दिवस पर जब वो पूरे देशवासियों को दिल्ली से संबोधित कर रहे थे
तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं इस योजना का लाभ दिल्ली के लोगों को नहीं दे पा रहा हूं, दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की भाजपा की सरकार है और विभिन्न राज्यों में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिन पर एक भी रुपए का कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कहीं एक भी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को प्रयागराज में हुई, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ वो जगह नहीं जहां राजनीति और राजनीतिक फैसले लिए जाएं। कैबिनेट मीटिंग बुलाना राजनीति का हिस्सा है और योगी सरकार इसे पॉलिटिकल करना चाहती है। हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता कुंभ में स्नान कर चुके हैं, लेकिन किसी ने फोटो भी नहीं डाली होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने वक्फ के सर्वे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ और अयोध्या सहित कई जिलों की रजिस्ट्री निकाल कर देख लें, वहां कब्जा करने वाले लोग बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के लोग मिलेंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं। और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहाँ की रजिस्ट्रियां चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की ज़मीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। रुक रही अगली अहम खबर का। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी पोर्टल को हैक कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के राजाजीपुरम निवासी अभिषेक गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औरास के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि CRS पोर्टल को हैक कर फर्जी ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए अवैध जन्म प्रमाण पत्र जारी किए। आपको बता दें कि मामला तब सामने आया जब 18 जनवरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औरास के प्रभारी डॉक्टर अनूप सिंह ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि जारी किए गए प्रमाण पत्रों का कोई रिकॉर्ड अस्पताल में मौजूद नहीं था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, CRS पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड की छाया प्रतियां, 2 लैपटॉप, एक प्रिंटर सहित कई अन्य सामान बरामद किया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश में साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर धोखाधड़ी, डेटा चोरी और सरकारी पोर्टल के दुरुपयोग का आरोप है। मामले की गहन जांच जारी है। नव पुलिस टीम के द्वारा एक जो साइबर क्राइम थाना है, उस टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है।
और इस जो ये व्यक्ति था, ये फर्जी जो बर्थ सर्टिफिकेट होती हैं वो लोगों की बना रहा था। इसमें जो इससे पूछताछ हुई है, उसमें ये पता लगा है कि जो इसका पोर्टल होता है, जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, उसी के जो ऑथेंटिकेशन के कुछ लूप होल्स हैं उनका प्रयोग करते हुए ये उस पोर्टल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है उसका यूज़ करके और जो फर्जी प्रमाण बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो बना रहे थे। और इसी पोर्टल के माध्यम से जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं और आयुष्मान कार्ड्स हैं वो भी इनके द्वारा, इनकी जो गैंग है, जो अन्य सदस्य हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का